अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले आप ही से मैं पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तरनोल में जलसा मुलतवी कर दिया है, हुकूमत तो फैसिलिटेट नहीं करेगी, अब PTI की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? लेकिन जी, मैं तो बड़े दिनों से ये बात कह रहा था कि फ़िलहाल जो PTI है उसको एक बड़ी पॉलिटिकल जो है स्ट्रेटजी उसकी ज़रूरत है। और मसला ये आ रहा है कि कभी ये नहीं होता कि जो सियासी जमात की स्ट्रेटजी है वो आप आउटसोर्स कर दें लॉयर्स को और ये उम्मीद करें कि जो अदालतें हैं वो असल में सियासत जो है उसमें कोई कामयाबी दिला देंगी। ये उम्मीद करना भी जो है वो काफ़ी अहमकाना बात है। मेरा मशवरा तो पहले भी ये था कि अभी आपको इस महीने स्पेशली जलसे जुलूसों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप होप्स इतनी ऊपर कर दें और फिर इस तरह से क्रैश करें जिस तरह से आज हुई हैं, तो फिर उससे लीडरशिप के ऊपर तनकीद ही होनी है ना, और क्या होना है। इनको चाहिए था और अब भी ये चाहिए कि इसको फोकस करें कि किसी तरीके से जो अलायंस है जिसको शाह असद कैसर साहब और जो हमारे हैं महमूद अजगज़ई साहब, उनको ये मौका दें कि वो इस अलायंस को मुकम्मल कर लें, फजल रहमान साहब को, GDA को, जमात इस्लामी को। उसके बाद सितंबर तक वैसे ही तहरीक का माहौल बन जाएगा। जो बजट आया है और जिस किस्म के हालात हैं, ये तहरीक तो वैसे ही शुरू हो जानी है। अच्छा, इस क़यादत पर फवाद चौधरी साहब, इस क़यादत पर आप एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं, लेकिन ये वही क़यादत है जिस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अब जो बानी हैं इमरान खान, उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया है। वो ट्रस्ट करते हैं कि यही क़यादत आगे मज़ीद जो है इसको फॉलो करेगी, जो भी SOPs होंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्टी के। जी, वो तो जाहिर है, जो अवेलेबल लोग हैं उन्हीं में से करने थे ना। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बहुत आई वुड से कि फस्तायत और बर्बरियत का जो मुजाहरा हुआ, ख़ुसूसन पंजाब में, इस्लामाबाद में, जो लोगों पे जो क़यादत जो है उसको जिस तरीके से ज़बरदस्ती सियासत छुड़वाई गई, उसके बाद जो लोग उसका निशाना नहीं बने या जो नए लोग थे उनके ऊपर ही एक आर्जी जो सेटअप है वो बनाना था। वो एक आर्जी सेटअप जो है वो खान साहब ने बनाया है, और यकीनी तौर के ऊपर इस सेटअप में जो लोग हैं उनकी मुझे जो आई वुड से कि दे आर वेरी गुड पीपल इन दैट। लेकिन मसला ये है कि जो 5 लोग हैं जो ये पार्टी इस वक्त चला रहे हैं, जिसमें जो आप देखिए कि गौहर साहब हैं, उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, रऊफ़ हसन हैं, हामिद खान हैं। अब इन 5 में से जो 4 लोग हैं उनका तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नहीं है। सिर्फ उमर अयूब जो हैं उनका एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, बाकी तो ज़ाहिर है उनका एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में जो है वो एक प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है। फवाद साहब, जो एहतजाजी तहरीकें होती हैं ये हुकूमत की इजाज़त की मोहताज नहीं होती हैं। कभी हुकूमत ने एहतजाजी तहरीकों को चलने की इजाज़त नहीं दी प्लेट में रख कर कि आप चला लें। जलसा मुलतवी करना कमज़ोरी की निशानी है, मैं समझता हूँ ये एक, क्योंकि अगर 10, 15, 20 हज़ार लोग आ जाते तो हमने मुल्तान में आपके दौर में जब मरियम नवाज़ का जलसा रोका गया तो उन्होंने सड़क पे चौक पे जलसा कर दिया, आपने स्टेडियम बंद भी किया हुआ था, वो और आतफा भुट्टो। अगर अपोजिशन ने जलसा करना है तो वो हुकूमत की इजाज़त की मोहताज है। ये तो तहरीक इंसाफ में ही हमने देखा है कि आपको इजाज़त चाहिए होती है। मरियम नवाज़ और आसफा वो मिसाल तो इसलिए सही नहीं है कि जिस जबर और फस्तायत का सामना इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को है, ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी मार्शल लॉ में हुआ हो तो और हुआ होगा, वो भी जनरल ज़ियाउल हक के अभी इब्तदाई दिनों में, मुशर्रफ साहब के दौर में तो इतना भी कभी कुछ नहीं हुआ। सो मेरे ख्याल में वो तो उसका कंपैरिजन तो ठीक नहीं है। लेकिन जो दूसरी आपकी बात है वो बिल्कुल सही है कि ये जो एहतजाजी तहरीक है, जब इसका माहौल बन जाएगा तो फिर जो इसकी इजाज़त है वो इर्रेलेवेंट हो जाएगी। अभी इसकी जो माहौल है वो अभी माहौल मौजूद नहीं है, और उसकी वजह जो है वो जो बड़े मौके मिस कर दिए तहरीक इंसाफ ने कि जब माहौल था, मिसाल के तौर के ऊपर
9 मई को जब आपकी आंखों के सामने इलेक्शन जो है वो चोरी हो रहा था, उस वक्त तहरीक चलानी चाहिए थी। और उसको बाद में अगर लियाकत चट्टा साहब की जो स्टेटमेंट है वो आ जाती तो वो एक बिल्कुल तहरीक का रुख ही बदल जाता और वो एक बहुत बड़ी तहरीक हो जाती। वो मौका जो है वो कोर कमेटी ने उस दिन कहा कि एहतजाज होना चाहिए, लेकिन हामिद खान साहब ने और शिबली फराज साहब ने कहा कि नहीं, हम पार्लियामेंट में रोल अदा करेंगे। पार्लियामेंट जो ज़ाहिर है वो आपको किसी ने जाने नहीं दिया। सो वो एक मौका, मेरा ख्याल है 2 मौके वो ज़ाया हो गए। फ़िलहाल अभी फोकस करें अलाइंस बनाने के ऊपर और इंतज़ार करें हुकूमत का ये जो बजट आया है इसकी ज़रा जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको ज़रा लोगों को ज़रा महसूस हो लेने दें कि इस बजट का मतलब क्या है। तो आप सिर्फ 1 महीना इंतज़ार करें, तहरीक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सितंबर में ये आप देखेंगे, ये वैसे ही बहुत। फवाद चौधरी साहब, आपने एक लंबी खामोशी रखी तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद, लंबी खामोशी रखी और उस लंबी खामोशी के बाद अब आप यकदम बोलना शुरू हुए हैं। ये सवाल तो जायज़ है ना कि क्या आपको बोलने की इजाज़त मिल गई है जिन्होंने खामोश कराया था, या उनका जबर और उनका ज़ोर और उनका डंडा कमज़ोर हो गया है और आप उस जबर से आज़ाद हो गए हैं, नरमियाँ शुरू हो गई हैं। आप भी बोल रहे हैं, शेख रशीद भी बोल रहे हैं, जो सब खामोश थे। ये खामोश लोग इसलिए बोल रहे हैं कि बोलने की इजाज़त मिल गई है, या उनका डंडा कमज़ोर हो गया है जिसकी वजह से आप खामोश थे? माहौल बदल देखिए, पहली बात तो यह है कि तवील खामोशी की वजह तो ये थी कि मैं तकरीबन 6-7 महीने तो जेल में था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि जब मैं जेल में था आपने मेहरबानी की, आपने इसके ऊपर एक कॉलम लिखा, आपने वो मुकदमात की भी तफसील लिखी जो मेरे ऊपर हैं, मेरे ऊपर थे और अब भी जो हैं खैर माशाल्लाह चल रहे हैं। और वो आपको पता ही है कि मेरे पे केसेस क्या हैं कि मैंने अपने हलके में साइंस मिनिस्टर के तौर के ऊपर जो है वो डाका मारा और 4 बोरी जूरिया और 5 चारपाइयाँ जो हैं वो चोरी कर ली। उसके बाद मैंने हॉलर्ड के ऊपर डाका मारा, मैंने ओप्पो मोबाइल फ़ोन वहाँ पे जो है वो चोरी कर लिया। मुल्तान में पहले इन्होंने ये कह दिया कि मैं गया और 3800 रुपये का मैंने जो है वो पाइप चोरी कर लिया। हालांकि आपको पता है कि ये जेलम से या इस्लामाबाद से मुल्तान जाने का खर्चा ही मेरा ख्याल है कम से कम 50-60 हज़ार है, तो वहाँ पे मैंने 3800 रुपये की वो चोरी कर ली है। तो ये इस तरह के बेशुमार केसेस, और अब 5-6 महीने बाद ये उन्हें याद आ गया कि 9 मई वाले थे जिसमें जब केसेस ख़त्म हो जाएं तो 9 मई के केसेस तो होते ही हैं, उसमें डाल दें। तो एक तो खामोशी की वजह ज़ाहिर ये थी कि मैं जेल था और जब जेल से निकले उसके बाद बेल्स कराई हैं और आ गए हैं। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन हो गए हैं। अब वो जो आप समझिए कि एक जो माहौल है, सियासत तो ऐसे ही होती है ना, एक दरिया है, बहर है, उसमें नया पानी आता है और नए पानी नए हकायक होते हैं। अब वो पुलों के नीचे से काफ़ी पानी गुजर गया है और नए हालात का सामना है और देखते हैं कि इसको आगे कितनी देर जो है वो होता है कि कैसे। एक सवाल आपके मुस्तकबिल के हवाले से, अगर तहरीक इंसाफ आपको कबूल नहीं करती है, क्योंकि अभी तक नहीं कर रही इमरान खान, तो और अगर इमरान खान भी आकर कहते हैं कि आई डोंट नीड फवाद चौधरी, क्योंकि अगर मैं एक फवाद चौधरी को लूंगा तो फिर मुझे असद उमर भी लेना है, फारूक हबीब भी लेना है, शेख रशीद भी लेना है, फलां भी लेना है, एक लंबी लाइन है, फ्लड गेट खुलेगा, तो मैं नहीं लेता, एक भी नहीं लूंगा, तो फिर फवाद चौधरी कहाँ खड़ा है? पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टी को तो सच्ची बात यह है कि एडिशंस की ज़रूरत होती है। सो जितने लोग भी आए उसको वेलकम करना चाहिए, तो फ्लड गेट तो खोलना चाहिए तहरीक इंसाफ को। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि और ये सारे लोग जिनके आपने नाम लिए या जो बातें हैं, सबको ही मालूम है कि हर एक की एक अलहदा कहानी है, हर एक के ऊपर अलहदा जो है वो जुल्म और जबर हुआ है। किसी ने भी कोई जो है वो मर्ज़ी से तो कहीं पे कोई नहीं गया या खामोश नहीं हुआ। तो अगर मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें मुज़म्मिल, मेरा तो बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था IPP की जो लीडरशिप थे उनसे, और अगर मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ना चाहता तो मैं आज फेडरल मिनिस्टर होता दोबारा। लेकिन फेडरल मिनिस्टर तो मैं 2011 में भी रह गया था। सो मेरा आइडिया जो है पॉलिटिक्स का, और ना ही मैं ये रवायती सियासत भी नहीं करता। आप मेरे हलके में भी पूछेंगे आपको पता चलेगा मैंने कभी वहाँ SHO पटवारी ये सियासत तो की नहीं। हालांकि आपको पता है कि हम तो मैं तो उस फैमिली से हूँ जो 100 साल से हम लोग जेलम में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की है, मैं ये सियासत करता नहीं हूँ।
और इसलिए हमने फ़ैसला किया और ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बहिमाना तशद्दुद बर्दाश्त किया, ये कैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मौका इस वक्त अगर ज़ाया हो गया, इमरान खान ना जीता ये लड़ाई, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और अवाम की हुकूमत के जो तसव्वुर हैं उनको एक बड़े तवील अरसे तक हम भूल जाएंगे। और यही एक मौका है, क्योंकि बहुत बड़ी सोशल चेंज आ चुकी है और इसको कन्वर्ट होना है पॉलिटिकल चेंज में। लिहाजा हर सूरत में आपको इमरान खान का साथ देना है, चाहे वो आप पीटीआई में हो ना हो, कोई कबूल करे ना करे, साथ आपने इमरान खान का हर सूरत में देना है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये आपको क्या लगता है कि अफवाहें हैं या पीटीआई क़यादत की, उनकी लीडरशिप का ये यकीन बन चुका है कि वाकई में आपको खास एक मकसद के लिए भेजा गया है? एजेंडा है, कहते हैं स्क्रिप्ट है फवाद चौधरी के पास। फवाद चौधरी किसी स्क्रिप्ट पर है, सब कहते हैं। शानदाना गुलजार साहिबा तो यहाँ तक कहती है कि खास कोई मशकूक किरदार हैं जो पार्टी में जल्द शामिल भी होने वाले हैं। देखिए, पहली बात यह है कि असल बात तो यह है कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। पहले तो लोग किसी की क्रेडिबिलिटी बनानी हो या तगड़ा जाहिर करना हो तो बताते थे कि इनका एस्टैब्लिशमेंट से अच्छा ताल्लुक है, तो आप ज़्यादा वो ताकतवर लगते थे। अब किसी को ब्लेम करना हो, किसी को नीचे दिखाना हो, तो ऐसी बात जो है वो की जाती है कि जी ये तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ या फलाने के साथ जो है उसका ताल्लुक है। ये तो एक जो तब्दीली आई है पाकिस्तान के अंदर, ये उसका शाखसाना है। और पहली बात तो यह है कि अगर हमारे जो लोग ये बात कह रहे हैं, वो लोग वो बात कह रहे हैं जिन्होंने, सच्ची बात यह है कि जिनकी कोई बाल भी बेकार नहीं हुआ, और वो हमें कह रहे हैं जिन्होंने पूरे साल जो है वो कुर्बानियाँ दी, हमारे घर टूट गए, हमारे ऊपर जो है वो जाली 47 इस वक्त केसेस अब मैं भी जो है उसका सामना कर रहा हूँ, हमारा जो है वो एक कारोबार तबाह हो गए, हर चीज़ जो है वो हमारी तबाह बर्बाद होगी। और जो लोग ये बात कर रहे हैं फ्रेंकली वो तो इस सारे प्रोसेस में नज़दीक भी नहीं गए, या शायद जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने इसको वर्थ ही नहीं समझा कि इनको भी हमने रोकना है, या फिर कोई और वजह है। बहरहाल ये है कि ये वो लोग वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिनका पूरा साल कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है फवाद साहब, ब्रेक मुझे एक्चुअली यहाँ पर लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़म्मिल सौरवर्दी सब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं और फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, इस टाइम एक और पार्टी जो कि हमारे सामने आ चुकी है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि ये लॉन्च नहीं हुई है, ये बेसिकली रेडीमेड जमातों की तरह एक जमात नहीं है, ये एक डिफरेंट पार्टी होगी जो कि आम आदमी का सोचेगी, और 3 बड़ी पार्टीज़ की सोच जो कि पहले ही अवाम के सामने है, ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होगी। व्हाट्स योर कमेंट? देखिए, मेरा तो वैसे पर्सनल ख्याल ये था कि खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता साहब और ज़ुबैर साहब जो हैं ये नून लीग में रहते, और जो ही ये हुकूमत ने कमज़ोर होना है, देखें सबसे पहली जमात जिसमें लीडरशिप की चेंज होनी है वो तो PMLN है, क्योंकि शरीफ फैमिली सस्टेन नहीं कर सकेगी। उसकी वजह है कि ये अपनी इनकी जो सियासत है वो पाकिस्तान से 25-30 साल पहले पीछे रह गई है। अब बड़ी अच्छी जा रही थी मरियम बीबी जब उन्होंने वोट को इज्जत दो वाला नैरेटिव शुरू किया, लेकिन जो उन्होंने ये डील की है और उसके बाद देखिए कि ये पाकिस्तान समेत ये दुनिया में सोशल मीडिया की जो चेंज आई है, यूथ की जो चेंज आई है, उससे बिल्कुल नाबलद हैं, इनको कुछ पता नहीं है। इन्होंने देखें क्या किया कि भाई, बड़ा भाई जो है वो लीडर है पार्टी का, छोटा भाई प्राइम मिनिस्टर है, बड़े भाई की बेटी चीफ मिनिस्टर है, उनका समधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, तो बाकी पार्टी जो है उसने कहाँ जाना है? ये पार्टी तो अब सिर्फ इसकी जो शरीफ फैमिली की जो पर्सनल पॉलिटिक्स है, दे नाउ ओ इट टू एस्टेब्लिशमेंट। और जिस दिन भी ये होल्ड थोड़ा सा या ये रिश्ता थोड़ा सा भी कमज़ोर हुआ तो पहली पार्टी जिसके अंदर लीडरशिप ने टूटना है वो शरीफ फैमिली है और PMLN है। सो आई विश कि अगर ये अलहदा पार्टी के बजाय उसी पार्टी में रहते, बट सेइंग दैट मेरा ये ख्याल है कि इस पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है जितना समझा जाता है। मुझे लगता है कि ये पार्टी, देखें ना, आखिर आपको PTI की भी एक क्रेडिबल अपोजिशन की ज़रूरत तो है ना, और पीपल्स पार्टी और PMLN तो क्रेडिबल पार्टियाँ अब नहीं रही। तो ये पार्टी अगर ये PMLN के बड़े धड़ों को मैनेज कर गई
तो इट कैन बी एन इंटरेस्टिंग एडिशन। मुज़म्मिल साहब, डू यू एग्री? आप ये सोच रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक लेगी, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक लेगी, पीटीआई का वोट बैंक नहीं लेगी? नहीं, उसकी वजह यह है कि पीटीआई तो बहुत अरूज पे है ना, तो पीटीआई का कोई बंदा टूटना बड़ा मुश्किल है। इनको तो जो चाहिए इस वक्त, जो एक रिपल्स हैं पीएमएलएन में, और जो सिर्फ इस वजह से अभी तक बाहर नहीं आए कि उस वो जो एक सिमरिंग है ना, जिसको हम कहते हैं कि उबाल आ रहा है चाय में, तो एक उबाल पीएमएलएन में आया हुआ है, और जो उनका वोटर है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, और शरीफ फैमिली ने टोटल एस्टेब्लिशमेंट की एक बी टीम का जो रूप है वो धार लिया है। और ऊपर से जो परफॉर्मेंस है शहबाज शरीफ साहब की, वो इतनी मायूस कुन है कि नो वन एक्चुअली, इवन मैंने कभी देखा ही नहीं कि मरियम बीबी ने भी कभी इशारा किया हो कि वो शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से मुतमईन है। सो व्हाट विल हैपन इज़ कि यूं ही कि पार्टी जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का से रिश्ता कमज़ोर होता है, तो ये पीएमएलएन के अंदर जो उबाल है ना वो केतली से बाहर निकल जाएगा। और उस वक्त जो बड़े धड़े हैं, ग्रुप्स हैं पीएमएलएन के, उनको अगर ये वो इधर आते हैं या ये उधर जाते हैं, ये अब देखने की बात है। अच्छा, अब आपने चूंकि अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने कहा कि तहरीक चलाने का बेहतरीन वक्त वो था जब 8 फरवरी के बाद मैंडेट चोरी हुआ, और वो टाइम जो है कोर कमेटी ने ज़ाया किया। मैं एक क्लिप आपको सुनवाना चाहता हूँ, वो क्लिप आप सुन लेंगे तो फिर उसके बाद मैं उस पर आपसे रद्द-ए-अमल लूँगा। ज़रा क्लिप सुनवाएं नजर जी। ये फैसला खान ही ने करना था और खान ने ताखीर की है। अगर खान फैसला कर लेता कि निकालो और ईद उल फितर के बाद निकालो, तो सबको पता होता कि खान चाहता है निकलो, और फराइज दे दिए लोगों को, तो जिन्होंने निकलना था वो निकल जाते, जो खान के हुक्म की तामील न करते वो भी सामने न आ जाते। तो लिहाजा खान ने आज तक ऑफिशियली कोई ऐसा फैसला कन्वे नहीं किया, न अनाउंस किया है मैंडेट की रिकवरी के लिए या अदलिया की आज़ादी के लिए या उनकी आज़ादी के लिए लोग निकले। ये खान को फैसला करना चाहिए था। देखें, वो कहते हैं ये फैसला इमरान खान ने करना है कि निकलना है। खान कॉल देता तो जो निकल जाता वो खान का पैरोकार था, जो ना निकलता वो खान को डिफाई करता। खान ने कोई कॉल ही नहीं दी, तो आप फवाद चौधरी साहब ऐसे ही ये 5 के टोले के पीछे पड़े हुए हैं कि इन्होंने नहीं किया। कसूर तो इमरान खान का है। मुज़म्मिल साहब, जहाँ तक मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है, 8 तारीख को मैं भी जेल में था और ज़ाहिर खान साहब भी जेल में थे, और 8, 9, 10 जो तीनों चारों दिन हैं उनमें तो खान साहब की कोई मुलाकात जो है वो नहीं हुई है। पॉलिटिकल मीटिंग्स के ऊपर तो बैन है खान साहब के ऊपर। तो खान साहब तो तब कॉल देते जब खान साहब की कोई एक्सेस होती। ये तो जो पीछे लीडरशिप थी, ये फैसला तो एक मोमेंट्री फैसला था ना, लम्हाती फैसला था। जब एक सिचुएशन इतनी बड़ी आपके सामने आई, रात को आपके जो नताइज हैं उनको रोक दिया गया, उस वक्त देखिए मुज़म्मिल फ़ायदा क्या होता कि जो एमएनए एमपीए हार रहे थे उन सब ने अपने ऑफिसेज के लिए बाहर निकलना था। तो लोकल लीडरशिप आपकी बड़ी एक्टिव थी और उन्होंने एक्टिवेट होना था आगे। तो आपने उस वक्त वो जो मूवमेंट थी वो ज़ाया कर दी ना। ये मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जो बाहर की लीडरशिप थी सारी वो मौजूद थी और उन्हें निकलना था, वो ना करके डिले करके आपने वो मूवमेंट जो पार्ट है वो ज़ाया कर दिया। और जाहिर है कि खान साहब कैसे दे सकते थे तहरीक का उस दिन, क्योंकि वो तो जेल में थे। अच्छा, अब एक आपने बहुत शुरू में भी बात की कि जब तक ये इत्तेहाद ना बन जाए तब तक तहरीक ना चलाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आप पहले भी कहते नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान साथ आएगा तो लग पता जाएगा। अब सवाल ये है कि 2 मौके तहरीक इंसाफ ने खोए। जब सदारती इंतखाब था, आप मौलाना फजलुर रहमान को सदारती उम्मीदवार बना सकते थे, तो वो आप उनके सर पे पग रखते, वो आपके साथ चल पड़ते। यहाँ डेरा इस्माइल खां में ज़िमनी इंतखाबात थे, आप उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते, उनकी आबाई सीट थी। दोनों दफ़ा तो आपने उनको धत्कार दिया, और एक दफ़ा महमूद खान अचकजई को आपने तरजीह दी, जिनके पास एक भी वोट नहीं था बलूचिस्तान में। सबसे बड़ी पार्टी JUI है बलूचिस्तान की। दूसरी तरफ गंडापुर साहब ने अपने भाई को तरजीह दी। तो फिर वो क्यों आए? कोई सियासत में ऐसे थोड़ी होता है कि आपको ज़रूरत है तो वो आ जाएं।
नहीं, देखिए बात यह है कि आना तो ना उन्होंने पीटीआई के लिए है, ना पीटीआई ने मौलाना साहब के इंटरेस्ट के लिए जाना है। जाना तो उन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए है। मैं देखें, ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो था ना, वो तो बड़ा करीब था। उस वक्त मौलाना की जो कहिए कि जो इख्तलाफात हैं मौजूदा हुकूमत से, वो इस नहज पर नहीं पहुंचे थे कि वो फौरी तौर के ऊपर उनको प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट हो सकते। महमूद अचकज़ई साहब को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करने का फैसला बहुत अच्छा फैसला था, उनका कद भी है। अब आगे जो चल के जो मसले आगे नज़र आ रहे हैं हमें, और जिस तरीके से बात आगे बढ़ रही है, मेरे नज़र के ऊपर ये जो जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अहदा पीटीआई आपने पास रख के क्या करेगी, और उन्होंने देना भी नहीं है आपको। आप जोर लगा लें और बेहतर है कि आप जेयूआई का बंदा नॉमिनेट कर दें। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो इनको जेयूआई को डेफिनेटली कुछ ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट में से देने में कोई हरज नहीं है, ताकि वो आगे खुल के जो है वो आपके साथ चले। बाकी देखिए, ना मौलाना ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के इंटरेस्ट के लिए अलाइंस बनाना है, ना पीटीआई ने मौलाना के इंटरेस्ट के लिए अलाइंस बनाना है। ये तो अपना अपना इंटरेस्ट है। और इस वक्त जो सिचुएशन है ना, फॉर एग्जांपल देखिए, अब जो बड़े मामलात हैं, फॉर एग्जांपल जो अफगानिस्तान का मसला है, उसके ऊपर जेयूआई का और इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा करीब है एक दूसरे से। दोनों कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के बगैर आप जो ऑपरेशन शुरू करेंगे काउंटर इंसर्जेंसी, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और आपको एक पूरी पॉलिटिकल प्लानिंग के साथ जो है वो करना चाहिए। दूसरा आपका जो मामला है फॉर्म 47 का, उसके ऊपर भी जो इसका मौलाना साहब का और पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो करीब है। सो बड़े इशूज़ के ऊपर उनके मामला, उनका जो मौक़िफ़ है वो काफ़ी करीब है और मुझे लगता है कि ये अलायंस हो जाता है। अब महमूद अचकज़ई साहब और असद कैसर की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको एग्जीक्यूट करें और जल्द एग्जीक्यूट करें। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है, दूसरी तरफ हम रऊफ हसन साहब के मुंह से भी ये सुन रहे हैं कि हो सकता है कि पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए, और हुकूमत एक तरफ जहां मुज़ाकरात की बात भी करती है, दूसरी जानिब संगीन बगावत के मुकदमात भी एक सामने एक बड़ी लिस्ट खड़ी है कि नहीं, किसी सूरत बानी पीटीआई को जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकलने देना। क्या फ्यूचर देख रहे हैं पीटीआई का? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं काफ़ी हैरान हुआ हूँ किसी भी पार्टी तर्जमान को अपने लीडर के बारे में इस तरह की, अब इसको मैं क्या कहूँ, अहमकाना गुफ्तगू ही कह सकते हैं और क्या कहेंगे। इस तरह की गुफ्तगू करने की तो उनको तुक्की नहीं बनती थी। और हुकूमत जो मर्ज़ी करे, आप ख़ुद तो इस तरह की जो अपनी ख्वाहिशें हैं वो जो अपने तक रखें ना, इसको तो ना करें। पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में ये गद्दारी वाली बातें तो अब इसको तो हम जितनी जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर आप इधर करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में आपका ख्याल है कि वह हुकूमत बैठी रहेगी। ऑलरेडी अली अमीन के ऊपर बहुत प्रेशर है वर्कर्स का कि आप और सख्ती जो है वो करें। तो अगर आप यहाँ पे बनाएंगे इमरान खान पे गद्दारी के पर्चे, वो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब पे बना देंगे। और आज अली अमीन ने कहा है कि ऑलरेडी एक कैंट में FIR दर्ज है। आप वहाँ में इतनी तलखियाँ क्यों करना चाहते हैं? फिर मुझे समझ नहीं आई, नून लीग में कोई बंदा सोचने वाला नहीं है। हालांकि आई मस्ट से अहमद मलिक जैसे जो स्पीकर बैठे हैं वो मतलब अक्लमंद आदमी है। मैं अहमद को मैं कहना चाहता था कि आपको कतई तौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में जो रेजोल्यूशन थी ऑपरेशन की, पंजाब में कभी पास नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, आप क्यों पंजाबी पख्तून एक जो है वो झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं पाकिस्तान में? इसको बिल्कुल आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में एक पूरी सोसाइटी के अंदर एक सिमरिंग हो रही है, एक उबाल आया हुआ है, आपको बड़ी एहतियात से चलने की ज़रूरत है। और अहमद जैसे साहब आप कह रहे हैं कि ख्वाहिश है रऊफ हसन साहब की। फवाद चौधरी साहब, आपने बात की कि जेयूआई और उनका मौक़िफ़ बहुत करीब है। ये बात भी बड़ी हैरानगी की थी कि अभी हुकूमत ने APC का कोई ऐलान नहीं किया, कोई तारीख नहीं आई, कोई दावतनामा नहीं आया, कोई ऐलान किसी हुकूमत ने नहीं किया कि हम APC कर रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा हम जाने के लिए तैयार हैं। लोग समझे कहीं पिंडी से उनको पैगाम आया कि आपने ज़रूर शरीक होना है, तो उन्होंने खुद ही यूनिलैटरली ऐलान कर दिया कि हाँ हम जाएंगे। इमरान खान असल में तारड़ ने यह बयान दिया था कि हम APC करने जा रहे हैं, और उस दिन की सारी अखबारों में और हर जगह वो छपा भी था। तो असल में इशू ये है कि देखिए, इमरान खान के दिल के बहुत करीब है ये जो आई वुड से कि जो इश्यूज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो टेररिज्म का इशू है। और अगर आपको याद हो तो वो कई सालों से इसके ऊपर उनका एक मौक़िफ़ चला आ रहा है और वो उसको ही लेके आगे बढ़ते हैं।
तो और इमरान खान और फजलुर रहमान दो लीडर हैं जिनका अफगानिस्तान की मौजूदा क़यादत के ऊपर भी असर है और वो इनकी बात सुनती है। अच्छा, चूंकि हमारे पास आखिरी 2 मिनट है, मुझे एक सवाल करना है फवाद साहब। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है कि मखसूस लोग मखसूस मुफादात के तहत अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। वो टारगेट तो फिर आप लोग हैं ना जो मुखालफत कर रहे हैं। तो फिर देखें ना, फिर तो खैबर पख्तूनख्वा की सारी जमातों ने इसकी मुखालफत की है। ANP मुखालफत कर रही है, PTI मुखालफत कर रही है, GUI मुखालफत कर रही है। आपको 12 इनको साथ ही लाना पड़ेगा ना। आप कैसे वहाँ पे कोई ऑपरेशन करेंगे जब उस सूबे की सारी जमातें जो हैं वो उसके ऊपर यकजा नहीं है? तो यकजा करना भी तो आपका काम है ना। फिर सिर्फ आप और गवर्नमेंट ने बड़ी मिस हैंडल किया है इसको। जिस तरीके से इसको शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में अनाउंस किया और लोगों को समझ ही नहीं आई, और अगले दिन फिर जो रिपोर्टिंग हुई, मैं इस गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा हैरान हूं। इनकी कोई नैरेटिव सेटिंग नहीं है, इनकी इल्फाजी बड़ी अहम होती है सियासत के अंदर, इनकी कोई इल्फाजी नहीं है। और अता तारड़ तो पता नहीं इन्होंने रखा क्यों है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो उसको तो अता पता ही कुछ नहीं है। तो मरियम औरंगजेब को कम से कम वापस ले जाए का, एटलीस्ट शी कैन एक्चुअली डिलीवर थिंग। तो बड़ी इनका मेजर इशू है। देखिए, इसको आसानी से ना लीजिएगा, ये बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। फिर इन्होंने पंजाब से रेजोल्यूशन पास करवा दी जो बिल्कुल एक मुकम्मल तबाही है। इस सारे मामले को बड़ी एहतियात से देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सलामती इस मसले से जुड़ी हुई है। आई होप कि वो इसको जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे और इस सारी टैक्टिकली इस चीज़ को लेके आगे चलेंगे। ठीक, ब्रेक अनाउंस करनी है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके खुसूसी वक्त के लिए। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद हम आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहो। वेलकम बैक नाजरीन। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे अहम इंकशाफात। जस्टिस शाहिद जमील की तरफ से कुछ अहम इंकशाफात किए गए हैं। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। अमीर भट्टी साहब के जो दामाद थे, उस हवाले से वो क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या एफिलिएशन थी, पहले सुनिए। अफजल शाही जो कि पंजाब में वजीर हैं और अभी MNA हैं। मैं उन्हीं की बात कर। अच्छा, उन्होंने एक जज को फोन किया। एक मिनिस्टर होते हुए मिनिस्टर के घर जजेस को बुलाना, दैट वाज नॉट प्रॉपर। तो मैंने उन्हें इनकार किया। मैंने कहा कि जी आप लोगों के, आपकी गवर्नमेंट के बहुत सारे केसेस मैं सुन रहा हूँ, तो मैं आपके घर खाने पे नहीं आ सकता। तो मैंने इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी उस खाने में कोई 20-25 जजेस गए और जिसका बाद में एक बहुत बड़ा इशू बना और बाद में प्रॉब्ली लोग कहते हैं कि उसका उसने पॉलिटिकल फ़ायदा भी लिया। ये सर, ये कोई मामूली बात नहीं है, पॉलिटिकल फ़ायदा लेना, जजेस के घर पर इस तरह जाना। देखिए, अली अफजल शाही साहब ये साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब के दामाद हैं जी। अब उस वक़्त ये था कि अमीर भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके दामाद अली अफजल शाही तहरीक इंसाफ के वज़ीर थे। इसीलिए कहा जाता है कि बानी PTI इमरान खान साहब जो हैं वो बनी गाला से ज़मान पार्क आ गए थे कि यहाँ प्रोटेक्शन ज़्यादा थी। उनके अपने वज़ीर के ससुर तो चीफ जस्टिस लगे हुए थे और फिर कहते हैं रात 11-11 बजे तक ज़मानतों के लिए अदालत खुली रहती थी। तो उस वक़्त ये बहुत स्कैंडल बना कि अली अफजल शाही साहब ने ये प्रूव करने के लिए तहरीक इंसाफ को कि लाहौर हाई कोर्ट उनकी जेब में है, बतौर वज़ीर, जो उन्हें बतौर वज़ीर सरकारी घर मिला हुआ था, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की दावत की। और वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने, जो अमीर भट्टी साहब ने इंश्योर किया कि लाहौर हाई कोर्ट के सारे जज मौजूद हों ताकि उनके दामाद की काफ़ी इज्जत और गिठास बन जाए कि देखें सारे जज उसकी जेब में हैं और उसके घर खाने पे आते हैं एक वज़ीर के। और वो फिर अब शायद जमील साहब ने उसको कंफर्म किया है। उस वक्त ये खबरें आई थी तो बड़ा डिनाई भी किया जाता था कि ऐसा कोई खाना नहीं हुआ, ऐसा कोई खाना नहीं हुआ, ये गलत खबर है। लेकिन अब देखें ना, शायद जमील साहब कह रहे हैं कि वो खाना हुआ, उसमें 20-25 लाहौर हाई कोर्ट, और वो नहीं गए, लेकिन वो कह रहे हैं 25 के करीब लाहौर हाई कोर्ट के जज तो मौजूद थे। तो और चीफ जस्टिस का दामाद था वो, और वो दामाद एक सियासी पार्टी का वजीर था, और उस वजीर के घर खाने पे अगर सारे जजेस एक वजीर के घर खाने पे मौजूद थे तो फिर दूसरी सियासी जमात को ये सवाल करने का क्यों नहीं हक कि उस दौर में लाहौर हाई कोर्ट जो था वो तहरीक इंसाफ की जेब में रहा है मुकम्मल तौर पे, क्योंकि उनका दामाद का ससुर चीफ जस्टिस, और ये सारा कहानियां उस वक्त आती थी और फिर उन कहानियों की वजह से जो है अदलिया भी बदनाम हुई है, और यकीनन ये खाना नहीं होना चाहिए था।
अगर इसीलिए अब एसओपीज हमारे सामने क्लियर है ना कि अब किसी किस्म की मुलाकातें नहीं होनी चाहिए जजेस से। भाई खाने देखें वो एसओपी जो शाहिद करीम साहब ने तो वजीर आजम पर पाबंदी लगाई है, उन्होंने चीफ जस्टिस पर पाबंदी लगाई है कि जजेस अपने सियासी रिश्तेदारों के घर जजेस का खाना नहीं करेंगे। मतलब शाहिद करीम साहब को ये पाबंदी भी लगा देनी चाहिए कि मेरा मतलब है कि अगर किसी जज का रिश्तेदार किसी पार्टी का वजीर होगा तो वो उस वजीर के घर सारे जजों का खाना नहीं कर लेगा, घर नहीं करेंगे, फार्म हाउस पे कर लेंगे। अब उस पर पाबंदी कौन लगाएगा? ये भी एसओपीज होने चाहिए जो दूसरी तरफ के भी होने चाहिए, बेशक होने चाहिए। मजीद भी उन्होंने जस्टिस बाकिर नजफी के हवाले से क्या इंकशाफात किए वो भी आपको सुनवाते हैं, पहले फिर मुजम्मिल साहब का तज्जिया। टी साहब ने भी जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट ख़ास तौर पे अगर कोई केस आ जाता था तो वो लगता सिर्फ नजफी साहब के पास ही था, किसी और के पास नहीं जाता था। उससे पहले भी ये मेरा ख्याल है सिर्फ शहजाद गेबा साहब के दौर में नहीं लगा होगा, या उससे पहले वो इतने सीनियर भी नहीं थे। एक और बड़ा इंकशाफ है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी केस आता था तो जस्टिस बाकिर नजफी साहब को रेफर किया जाता था। अच्छा, बात तो दूर तक जारी है ना। देखिए अब बात क्या है, ये वो कर रहे हैं माजी की बात, ये वो बात उस वक्त की कर रहे हैं जब एस्टेब्लिशमेंट थी जनरल फैज वाली, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट नहीं। मुझे लगता है बाकर नजवी साहब मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लाडले नहीं हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाते। आप मेरी बात समझे, क्योंकि एक तरफ तो ये मौक़िफ़ है कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ा असर रखती है, और यहाँ तो एस्टेब्लिशमेंट के लाडले होते तो एलिवेट हो जाते हैं, वो नहीं हो सके, चीफ जस्टिस भी नहीं बन सके और उनके लिए कोई लॉबिंग भी नहीं। मेरे ख्याल है ये जो है ना वो लाडले थे। बाकर नजफी साहब ने इलेक्शन से पहले जो आरओज वाला केस था जिसमें उन्होंने सारे इलेक्शन कमीशन के लगाए हुए आरओज सस्पेंड कर दिए थे, और जिसके नतीजे में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके वो इलेक्शन कमीशन के आरओज बहाल किए, और वो पीटीआई की पिटीशन पर उस पर भी हुआ कि बाकर नजफी साहब ने शायद पूरा इलेक्शन सबोताज करने की कोशिश की है। तो अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के लाडले होते तो वो आरओ ना उड़ाते। आप मेरी बात समझे, अगर वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लाडले होते तो वो आरओज ना उड़ाते जो इलेक्शन कमीशन है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ये शाहिद जमील साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लाडले रहे होंगे, लेकिन माजी की। ये अब क्यों इतने खुलकर इस तरह के इंकशाफात कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? रिजाइन कर दिया था चंद माह पहले, और उनके रिजाइन पर बहुत सी चहमगोइयां थी कि वो खुद ही चुप करके रिजाइन करके क्यों चले गए। इनके खिलाफ कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी नहीं था, इनकी कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की भी बात नहीं थी। लोगों का ख्याल था बड़े अपराइट जज हैं, एकदम चुप करके इस्तीफा दे के चले गए। लेकिन लोग परेशान थे कि उसकी वजह क्या है? इस्तीफा देते तो अब मेरा ख्याल है उन्होंने थोड़ी सी खामोशी तोड़ी है, और ये एक तो कुछ अदलिया के अंदर का सारा माहौल हमें बताया, जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, अंदर का माहौल बताया है। और मेरे ख्याल में अदलिया के अंदर का माहौल पता लगना चाहिए, अदलिया किला नहीं होना चाहिए। चल रहा है, अब एक्सपोज हो रहा है ये सिस्टम, पता लगना चाहिए जजेस कैसे से अपने सियासी रिश्तेदारों की प्रोटेक्शन करते हैं, कौन एस्टेब्लिशमेंट का जज है, कौन एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज है, क्या ग्रोहबंदी है, जमात का जज है, कौन किसी सियासी जमात का जज नहीं है। और अब देखें ना मज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की है, वो भी सुनवाते हैं, वो भी सुन। अगर ऐसी कोई बात है तो इसको ऐसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अगर तो जज करप्ट है तो ही शुड बी टेकन टू टास्क टिल द एंड। द रेजिग्नेशन शुड नॉट बी अ सेवियर फॉर हिम कि रिजाइन करके वो घर चले जाएं, वो करप्शन भी बच गई, वो पेंशन भी ले रहे हैं, वो सारा कुछ ले रहे हैं। जज हो या जर्नैल हो, जब वो अपनी रोब्स को उतार देता है ना, देन इज अ कॉमन मैन। इफ ही हैज कमिटेड एनी करप्शन, कोई गलत काम किया है, तो जज या जर्नैल उतरने के बाद फिर आप 209 में नहीं आते हैं। जस्टिस शाहिद जमील साहब का ये मुतालबा बहुत सारे जजेस पर अगर ये उतर जाए, ये फॉर्मूला पूरा उतरे, तो आपको नहीं लगता कि बहुत से जज इस कटहरे में आ जाएंगे? देखें कि करप्शन जिसने किया है उसके खिलाफ तो एक्शन बनता है। मज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से वो ये बात कर रहे हैं। मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ करप्शन का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया जी। उन्होंने उस रेफरेंस से बचने के लिए रिजाइन दिया, लेकिन उनका वो रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ, और उन्हें फिर बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने टर्मिनेट किया। ठीक है ना, उनको टर्मिनेट क्लियर कर रहे हैं उसे, उन्हें टर्मिनेट किया। उनका जो रिजाइन एक्सेप्ट, पहले उनके रिजाइन का नोटिफिकेशन हो गया था, लेकिन उसके बाद उनको टर्मिनेट किया गया, फिर उनकी टर्मिनेशन का नोटिफिकेशन हुआ। लेकिन मैं जस्टिस शाहिद जमील साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वैलिड करप्शन रीजंस पर
मुज़ाहिर अली नकवी साहब को निकाला है तो फिर उनके खिलाफ रेफरेंस भी करप्शन का बनना चाहिए था, फिर उनका ट्रायल भी होना चाहिए था। आपने सिर्फ निकाल कर उनकी सारी करप्शन को क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। देखिए ना, वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ शायद जमील साहब लॉजिकली और लॉफुली ठीक बात कर रहे हैं कि जब आप किसी को करप्शन के इल्जामात पर निकालते हैं तो फिर जो उसने करप्शन की है उसकी सजा भी तो बनती है। सिर्फ निकाल देना तो कोई सजा नहीं कि मैं अगर करप्शन की है आप मुझे नौकरी से निकाल दें, ये सजा नहीं है। जो करप्शन की कानून में सजा मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही हुआ है। जब भी जजेस को निकाला गया है, वैसे तो बहुत ही कम जजेस को निकाला गया है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की अपनी कारकर्दगी पर बहुत से सवाल आते हैं कि बहुत सारे इतने रेफरेंस पेंडिंग हैं, उसकी मीटिंग्स रेगुलर नहीं होती हैं, वहाँ कोई तरीक़ाकार नहीं है कि कब मीटिंग होनी है, उसके कवायद नहीं क्लियर हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब वो किसी नतीजे पर पहुंच जाती है और उसके पास एविडेंस आ जाता है तो वो उस एविडेंस को होल्ड नहीं कर सकती, उसे कोर्ट ऑफ लॉ में वो एविडेंस भेजना चाहिए। अगर एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस था कि उनके पास उन्होंने कोई ऐसे असासे बनाए थे जो उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते थे, वो गैर कानूनी थे, गैर आईनी थे, तो यकीनन उसका ट्रायल होना चाहिए था। फिर इस इंटरव्यू में उन्होंने वो भी बात की है उनके बेटों की प्रैक्टिस के हवाले से। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट वैसे तो बड़े रोज कानून बनाती है, ये कानून भी बना दें कि जजों के रिश्तेदार जो हैं, जिस हाई कोर्ट में जज लगा होगा उसके रिश्तेदार उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कम से कम बेटे भांजे और दामाद तो नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझिए ना, ये तो नहीं हो सकता आप उसी हाई कोर्ट में जज हैं, आपके बेटे उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आप ही के केस वहाँ लग रहे हैं। तो मेरा मतलब है इस पर बड़ी शायद जमील साहब ने खुलकर बात की है कि जजेस आपस में मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बेटों की प्रैक्टिस, उनके केस फिक्सिंग की बात करते थे। अच्छा, अब इस पर कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है। जजेस के भाई प्रैक्टिस करती हैं, जजेस के बच्चे प्रैक्टिस करती हैं, जजेस के दामाद सियासत करती हैं, और उस सब को फिर वो हाई कोर्ट से और अदलिया से प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट अदलिया ने खुद बनाने हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो शाहिद जमील साहब का इंटरव्यू है, इसमें जो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर तो 25 जज एक वजीर के घर खाने पे गए हैं तो मैं समझता हूँ जुडिशरी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। इन्होंने एक और भी इंकशाफ किया, उन्होंने क्लियर किया, क्योंकि इल्ज़ाम तो था कि वो कह रहे हैं मेरी अहलिया और उमर अताब बंदयाल की अहलिया का कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो उनके अपनी तैनाती के हवाले से उनका था कि फिर उन्होंने कहा मेरा नाम अजमत सईद साहब ने दिया है। लेकिन ये ब्रदरहुड की भी बहुत बात की जाती है और लोग केस के मेरिट को नहीं देखते, सियासी जमात से ताल्लुक जोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो खाने वाली बात उन्होंने की है उसका वो जुडिशल मिसकॉन्डक्ट में आता है, और जो जजेस एक वजीर के घर खाने पे गए हैं उन्होंने जुडिशल मिसकॉन्डक्ट किया है। और दूसरी तरफ ये मुज़ाहिर अली नकवी साहब वाली बात भी बहुत जेन्युइन है कि अगर वो है तो फिर वो केस ऑन ट्रायल भेजना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। तो आपको लगता है कि इनका इंटरव्यू और टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पर इंटरव्यू आना, और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ होने वाला हो? देखिए वन साइड ऑफ द पिक्चर, देखिए वो जज रहे हैं 10 साल, अदलिया के अंदर रहे हैं, उन्होंने जो बातें की हैं वो वैसे को हम सबको मालूम थी, खाने का भी मालूम था, मुज़ाहिर अली नकवी साहब का भी मालूम था, बाकर नजफी साहब का भी मालूम था, लेकिन अब एक जज के मुंह से आने से जरा ऑथेंटिकेट हो गई है, वरना हेयर से में ये बातें पहले मौजूद थी। ठीक हो गया, सूरत हाल नाजरीन यही है। इसके साथ ही मुझे सना कहवान को और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।